जय गुरु जी। ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस से अपलोडेड ये वीडियो किसी और चैनल को अपलोड करने का अधिकार नहीं है। प्रशासन के कुछ अच्छे अनुभव, किसी ने पूछा था चैनल पर कि प्रशासन के कुछ अच्छे अनुभव बताइए सर। जब सोचता हूँ तो लगता है अच्छे बुरे दोनों ही होते हैं। बुरे बताने से आप लोग डिमोरलाइज होते हो, अच्छे मैंने बताए हैं। एडवेंचर्स ऑफ ऑफिसर करके कई वीडियो हैं मेरे। पहली बात तो ये सिलेक्शन का अनुभव मैंने बताया है एक बार कि जब सिलेक्शन होता है तो कैसा अनुभव होता है। मैंने तब एक लाइन बताई थी, अगर किसी को ध्यान हो किसी वीडियो में, कई वीडियो डिलीट हो चुके हैं अब एक्चुअली, कोई बहुत बड़ी संख्या हो गई, 600 वीडियो हो गए थे एक्चुअली, तो डिलीट हो गए, काफ़ी कर दिए मैंने। वो लाइन मैंने ये बताई थी कि आज मैं ऊपर आसमां नीचे। जब नैनीताल में ट्रेनिंग के लिए गया तो आसमान में बादल उड़ रहे हैं जो ऊपर दिखाई दे रहे थे। जब स्नो व्यू पर या टिफिन टॉप पर कहीं पे जहाँ टेलीस्कोप लगा था, शायद टिफिन टॉप था मेरे ख्याल से, याद नहीं है, तो वहाँ पर खड़े होके जब देखा तो नीचे घाटी दिखाई थी, बादल नीचे दिखे, मैं ऊपर, पूरा संसार नीचे दिख रहा था, मैं सबसे ऊपर। तो ऐसा फील हो रहा था कि आज मैं ऊपर आसमां नीचे। एक तो बड़ी सिक्योरिटी, ज़बरदस्त सुरक्षा, टेम्परेरी नौकरियां कर कर के तंग आ गया था, तो लग रहा था अब एक परमानेंट नौकरी मिल गई है। और बस मुझे नौकरी की चिंता थी, बस खाली। मुझे ये नहीं था मैं बहुत बड़ा शक्तिशाली हो गया कि मैं अब दुनिया को कुचल डालूंगा, ऐसा कोई भाव मेरे मन में नहीं था। आई हैव ऑलवेज टेकन दिस स्पीसीज सर्विस एज ए करियर ओनली। मुझे एक नौकरी चाहिए थी खाली, बस। वो नौकरी मुझे कहीं भी मिलती, डिग्निफाइड, डिग्निटी की नौकरी मिलती। डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहा था, टेम्परेरी टेम्परेरी नौकरियां थी, उम्र हो गई थी 28 साल, आईएएस की उम्र बची नहीं थी, 26 साल होती थी मैक्सिमम एज। पीसीएस दिया, तुरंत हो गया, पहली बार में तैयारी की, हो गया। बहुत कठिन एग्जाम था, 13 पेपर होते थे, लेकिन तैयारी करने वाले के लिए कोई चीज़ कठिन नहीं होती है। तो अकाउंट्स ग्रुप में टॉप किया मैंने, अकाउंट्स ग्रुप के लायक ही था मैं उस समय एज वाइज। पहले ऐसा होता था अकाउंट्स ग्रुप के लिए 28 साल एज होती थी और बाकी के लिए 30 साल होती थी। नहीं, अकाउंट्स ग्रुप के लिए 28 साल थी, बाकी के लिए 26 थी, फिर बढ़ गई थी, 30 और 28 हो गई थी बाद में। इसीलिए 2 चांस मुझे और मिल गए थे बाद में। एनीवे, तो सिलेक्शन होने के बाद जो फीलिंग आती है वो बहुत अद्भुत फीलिंग है। मेरी चूंकि सबसे डिफरेंट थी फीलिंग, डिफरेंट इसलिए थी कि बाकी लोगों को तो फीलिंग आती है कि मुझे ये पावर, मुझे तो पता ही नहीं था कि नीली बत्ती मिलती है, कुछ नहीं मालूम था कि नीली बत्ती से क्या होता है। लोग लगाते भी नहीं थे। मेरे टाइम में मेरे समकक्ष अधिकारी नीली बत्ती नहीं लगाया करते थे। केवल हमारे ज्वाइंट कमिश्नर, या उस समय सबसे बड़े अधिकारी ज्वाइंट कमिश्नर होते थे, बाद में एडिशनल कमिश्नर होने लगे, तो एडिशनल कमिश्नर ने भी बड़ी हिम्मत करके नीली बत्ती लगाई हमारे डिपार्टमेंट में। जब कहा गया कि लगाइए सर, आप तो लगाइए, कोई नहीं लगाता। डीएम एसएसपी लगाते थे बस, और कोई नहीं लगाता था पहले। अब तो तरीके हो गया था कि दरोगा भी लगा रहे हैं, तहसीलदार भी लगा रहे हैं, और जो भी पीसीएस के किसी भी लोक सेवा आयोग की नौकरी से निकल रहा वो भी लगा रहा है। इसीलिए तो हटा ली, जिस चीज़ की अति हो जाती है ना वो गायब हो जाती है, तो छीन ली गई। अभी जितने लोगों की बत्तियां छिनी हैं उनमें ऑफिशियली लगाने के हकदार केवल हम लोग सेल्स टैक्स के जो एनफोर्समेंट ऑफिसर्स थे वही थे। डीएम एसएसपी के अलावा किसी को अधिकार नहीं था। जब हम एनफोर्समेंट में होते हैं, जब हम चेकिंग कर रहे होते हैं, तो हम अपनी प्राइवेट गाड़ी पे भी लगा सकते हैं। अगर हम लंबी जर्नी कर रहे हैं तो हम अपनी प्राइवेट गाड़ी पर भी लगा सकते हैं। अगर हम सरकारी काम से यात्रा कर रहे हैं और अगर प्राइवेट गाड़ी ले जा रहे हैं तब भी लगा सकते हैं। ये सब नहीं पता था पहले कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं, कोई नहीं लगाता था। कभी भी नीली बत्ती तो लगाई नहीं कभी। 10 साल गुजर गए नौकरी करते करते। ऐसा नहीं कोई सरकारी गाड़ी में लगी मिलती हो, नहीं, सरकारी गाड़ी में लगी नहीं होती थी नीली लाइट। प्रोटोकॉल का पालन होता था पहले, आजकल तो सब धुप्पलबाजी चलती है ना। पहले प्रोटोकॉल था कि केवल डीएम एसएसपी के अलावा कोई नहीं लगाएगा। कानून है ही नहीं किसी के लगाने के लिए। बाकी जितने डिपार्टमेंट के लोग लगाते हैं गलत लगाते हैं। अभी किसी बच्चे ने पूछा था कि वीआईपी को कौन डिसाइड करता है। एक्चुअली गजेटेड ऑफिसर का मतलब ये थोड़ी नीली बत्ती लगाएंगे। गजेटेड ऑफिसर मार्कशीट अटेस्ट कर सकता है, बयान ले सकता है शपथ पर, फोटो अटेस्ट कर सकता है, ये सब काम कर सकता है। सरकारी गजट में उसका नाम छपता है। इसका मतलब ये थोड़ी वो नीली बत्ती लगाए घूमेगा। लेकिन रिवाज ऐसा चला कि हर कोई नीली बत्ती लगाए, हर एक कोई लगाए। हमारे यहाँ यूपी में नीली चलती है, इसलिए किसी किसी स्टेट में रेड चलती है तो वहाँ रेड लगाते होंगे लोग, कहीं ऑरेंज चलती है तो ऑरेंज लगाते होंगे। आई डोंट नो कहाँ कहाँ क्या चलता है। बट सिलेक्शन के बाद ही एक बड़ी अच्छी फीलिंग आती है।
एक बड़ी अच्छी फीलिंग आई कि जब आगरा में पोस्टिंग हुई तब की फीलिंग बड़ी अच्छी आई। एक्चुअली मेरे सारे स्टेशन से मुझे बहुत अच्छी फीलिंग्स रही हैं, जनता की तरफ से, मुझे मेरे स्टाफ की तरफ से, एडवोकेट्स की तरफ से, सभी की तरफ से, बट नॉट फ्रॉम माय सीनियर्स, क्योंकि शायद मैं मक्खनबाजी नहीं कर पाता था इसलिए। आगरा में सेक्टर 9 का ऑफिसर हुआ जब, सदर बाजार मेरे अंडर में था, वहाँ के व्यापारियों को मैं असेसमेंट करता था। सदर बाजार था, प्रतापपुरा था, और बहुत लंबा एरिया था, खेरिया वेरिया सारा पूरा जितना भी एरिया था, ये हवाई अड्डा भी था, उसी के अंदर आता था। बहुत सारा एरिया था और बालूगंज तक चला जाता था पूरा क्षेत्र फैला हुआ। आगरा के बाहर बाहर पूरा जो है शाहगंज तक, फतेहपुर सीकरी तक लगभग सारा पूरा एरिया हमारे अंडर में था। बहुत सारा सर्वे करना होता था, जाना होता था, बहुत सम्मान मिलता था। सम्मान ज़्यादा तब मिलता है जब आप पैसा नहीं मांगते, जब आप हर बात में पैसा नहीं एक्सपेक्ट करते, और जब आप किसी को हैरेस नहीं करते तो आपको पूरा सम्मान मिलता है। आज भी मिलता है। आप हर बात में पैसा एक्सपेक्ट करें तो पैसा मिलेगा, नो डाउट। पब्लिक पैसा देती है, घूस का पैसा, और नहीं क्या कोई सत्यनारायण कथा चढ़ा रहा है क्या? तो घूस का पैसा तो वो मिलेगा, अगर आप मांगेंगे तो मिलेगा, लेकिन इज्जत नहीं रहेगी। खड़े रहोगे, बैठने को भी जल्दी कोई नहीं कहेगा, भाई पैसे लो, किसको पैसे ले लिए, ठीक है अब जाओ, खड़े क्यों? तो ग्रांड होटल से बुलावा आया। ग्रांड होटल में मिस्टर डंग थे, जिनका वो होटल है, उन्होंने आए, स्वयं बुलाया, सर आप लोग सपरिवार आइए हमारे यहाँ। क्वालिटी रेस्टोरेंट के मालिक थे सदर बाजार में, वो लोग आए, सर एक दिन हमारे यहाँ आइए। आगरा अशोक होटल 5 स्टार, मुगल शेरेटन होटल 5 स्टार, इन सब के जो मालिकान हैं वो सब, लॉरीज होटल। मैं सबसे ये कहता था, न तो मैं ड्रिंक करता हूँ, ना मैं नॉनवेज खाता हूँ, दाल रोटी खानी है, चाहे घर खा लो चाहे वहाँ खा लो, और क्या है, मेरा शौक है, मुझे तो आलू की सब्जी बहुत ज़रूरी है खाने में, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मेरा तो बहुत सामान्य सा भोजन है, और सीधी सारी रोटी खाता हूँ। तब डायबिटीज़ नहीं थी, वो तो गाजियाबाद की पोस्टिंग की कृपा से हुई बाद में, लेकिन बड़ा अच्छा लगता था, सम्मान मिलता था। और अ, एक ज़ोरबा दी बुद्धा करके एक रेस्टोरेंट था, बड़ा अजीब सा नाम था, तो वो भी बहुत काफ़ी मतलब अपनापन मानते थे। आचार्य रजनीश के भक्त थे, जिन्हें आजकल ओशो कहते हैं, उनके भक्त थे, और काफ़ी सम्मान किया करते थे। ऐसे बहुत सारे लोग, मुझे सोचो कितनी पुरानी बातें याद आ रही हैं। चूँकि आप लोगों ने पूछा है कि प्रशासन के कुछ अच्छे अनुभव, तो मैं अच्छे अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आगरा के बच्चूमल एंड सन्स सदर बाज़ार में, अब तो वो पूरे आगरा में फैले हैं सब जगह, मथुरा आगरा के रास्ते में भी उनकी शॉप है, शोरूम है, शॉप कहना तो बहुत छोटी सी चीज़ होगी। तो अच्छे खासे रईसों में से हैं भाई। तो उसके जो सुरेश थे, उसके मालिक जो हैं, वो कहते थे, सर आप ना कुछ खाते हैं, ना पीते हैं, ना कुछ करते, ना कुछ करते, इस डिपार्टमेंट में क्या करने आए हैं? सूफ़ी बने रहने से क्या फ़ायदा है इस डिपार्टमेंट में? भाई आप आपकी तरह मैंने कोई देखा ही नहीं। मैंने कहा चलो आज तो देख लिया, मुझे तो नहीं शौक है। खैर जो लोग बुलाते थे सम्मान से, तो कभी मैंने कहा एक शर्त पे मैं आऊँगा, कि मैं अपने हिसाब से जो भी मुझे खाना-पीना है वो मैं खाऊँगा, और मैंने कहा वही उसका पेमेंट जो भी होगा उसी से। बोले सर मैं इनवाइट कर रहा हूँ आपको, पेमेंट के लिए थोड़ी बात हो रही है। अब देखो यहाँ पर एक बात है, गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल ये कहते हैं कि आप इस तरह के बुलाने पे नहीं जाएँगे कहीं किसी के यहाँ, सीधी-सादी बात ये है। तो मैं बहाने बनाता था ये, कि आज नहीं आ पाऊँगा, आज इसलिए बिज़ी, उसलिए बिज़ी। मैंने कहा कभी जब मेरी मर्ज़ी होगी तो मैं आऊँगा, लेकिन अभी ना बुलाइए और ना अभी मैं आऊँगा। कंडक्ट रूल्स ये कहते हैं कि हमें ऐसे नहीं जाना चाहिए। अब जो लोग शौकीन होते हैं, जिन्हें पीना-पिलाना है, तो वो जाते हैं, डेफ़िनिटली। मैं नहीं गया। क्वालिटी तो ये था कि जब मैं सदर शॉपिंग करने जाता था, तो क्वालिटी में बैठ के कॉफ़ी पीना मेरी हैबिट थी, मुझे अच्छी लगती है, तो मैं पीता था। क्या इतना कोई किसी ने मना थोड़ी किया है। तो नेचुरली मैं पे भी करूँगा उसके लिए। मेरे सारे व्यापारी मुझसे इसलिए प्रसन्न थे और सम्मान करते थे कि मैं हर बात का पेमेंट करता था। मैंने कभी बाज़ार कैंटीन मॉडल नहीं अपनाया जो फ्रेडरिक्स ने कहा है। मैं अपनी बड़ाई नहीं आँक रहा, ओपन फोरम पे मैं नहीं कह सकता था अगर मैंने झूठ बोल रहा होता। कारण क्या है कि नाम लेके मैं कह रहा हूँ, वरना फ़ौरन कोई कहता कमेंट करके कि हाँ, हाँ, हमें तो खूब पता है, हमारे यहाँ से इतना माल उठा ले गए थे मुफ़्त में। तो नाम लेके कोई तभी कह सकता है, आखिर उनके नाती-पोते तो होंगे ही, अपने दादाजी का नाम तो सुन के फ़ौरन सोचेंगे ही। ऐसा नहीं है, रियलिटीज़ जो होती हैं, वो ज़्यादा अच्छी होती हैं। मैं एक बात जानता हूँ,
आज तक कभी भी किसी के यहाँ मैंने शॉपिंग की होगी तो मुफ्त नहीं की, और किसी के यहाँ अगर मैंने खाया पिया है तो मुफ्त नहीं खाया पिया। मुफ्त कौन खाता है? भिखारी। तो आप अधिकारी बनते हैं, भिखारी नहीं। तो मुफ्त अगर आप खाते पीते हैं, इनवाइट करे कोई ठीक है जाइए, लेकिन चूंकि मेरे कंडक्ट रूल्स के खिलाफ था गवर्नमेंट सर्वेंट के, तो मैं नहीं जाता था, मैं प्रेफर नहीं करता था। बस सिंपल सी बात ही है, इंसल्ट किसी की मैं नहीं करता था, लेकिन बहानेबाजी करके मैं नहीं जाता था। तो बड़े बड़े होटल सब मेरे एरिया में थे, 5 स्टार वगैरह सभी। तमाम बड़े बड़े शोरूम थे, बड़े बड़े एम्पोरियम जिन्हें कहते हैं आगरा में, वो थे तमाम। एक चीज, जब सम्मान आपको मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। रेड कारपेट वेलकम होता है, कभी कभी लोग बुलाते हैं तो बहुत अच्छा वेलकम करते हैं। कई लोगों ने बुलाया तो सामूहिक रूप से बुलाया गया, चूंकि उन्होंने मेरे बॉस को भी बुलाया था, हम लोगों को भी बुलाया था, सबको बुलाया, एक समारोह आयोजित किया। ठीक है, जाएंगे, समारोह है, डिपार्टमेंट जा रहा है पूरा, तो एक रेड कारपेट वेलकम जो है बड़ा अच्छा लगता है। आप एक वीआईपी होते हैं उसमें, उसके साथ जब आप जाते हैं तो वो सम्मान जो मिलता है आपको, कहीं ना कहीं थोड़ा मन को संतुष्टि मिलती है कि मैंने कुछ तो ऐसा किया कि लोग मुझे इतना सम्मान कर रहे हैं। एक्चुअली सम्मान जो है घमंड में बदलने लगता है धीरे धीरे। आपको जब अपनी शक्ति का एहसास होता है, जब आप पहली बार किसी का कुछ बिगाड़ते हैं। मुझे ध्यान है कि पहली बार एक मेरे स्टेनो ने मेरे सामने फाइल रखी आके, उसने कहा कि सर इस पर क्या करें, इस व्यापारी के लिए इस पे जुर्माना बनना है, आप अमाउंट बता दीजिए, मैं फैसला छाप के ले आता हूँ, कितना जुर्माना लगाना है। मैंने कहा जुर्माना मैं लगा सकता हूँ कितना तक? उसने कहा सर कोई लिमिट नहीं है, आप चाहे जो लगा दीजिए, बस लॉजिकल होना चाहिए कि वो लगे कि सही लगा है। मैंने कहा अच्छा देखें पिछली फाइलों में क्या है। बोला सर पिछली फाइलों में तो किसी ने कुछ किया नहीं है ढंग से, आप ही करना है। तो मुझे लगा कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो मैंने, वो काफ़ी गलत काम कर रहा था, गलत चीज़ें कर रहा था, मैंने जम के उस पर जुर्माना लगाया। तो मुझे उस दिन बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरी इतनी शक्ति है कि मैं लाखों रुपए जुर्माना लगा सकता हूँ। इन दैट ईयर 80s वाले, उन सालों में इतना जुर्माना मैं लगा सकता हूँ, बड़े बड़े प्रसन्नता हुई। मुझे जेल भेजने में कभी प्रसन्नता नहीं हुई। डिफॉल्टर्स को जेल भेजना पड़ता था, पकड़ना पड़ता था। फरवरी मार्च के महीने में खास करके अभियान चलता था डिफॉल्टर्स को, कब बड़ा तकलीफ होती थी मन में यार। गांव में जाना, अमीनों को ले जाना, अमीनों को, अमीन होता है एक पद होता है, तहसील का कर्मचारी होता है, अमीन को ले जाना, पुलिस वालों को साथ में ले जाना, या कभी कभी जब ज़्यादा कोई मामला सेंसिटिव होता था तो दरोगा किसी को साथ में ले जाना। तो इन सबको ले जाके और उनको गांव से उठा लाना, बच्चे बिलख रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, बीवी रो रही है, और उनके परिवार, बड़ा तकलीफ होती थी। सरकारी ड्यूज़ हैं, बेचारे के पास कुछ नहीं है, गांव में कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, बड़े बड़े व्यापारी काफ़ी दुष्टता बरतते हैं। वो अपने कर्मचारियों, किसी के नाम पर कोई फर्म खोल लेते हैं, फिर उनके डिफॉल्टर हो जाते हैं, टैक्स खा के हजम कर जाते हैं, और जब टैक्स की रिकवरी जाती है तो नाम होता है उसमें किसी कर्मचारी का, जो गरीब आदमी होता है, और वो फंस जाता है बेचारा। उसे पता भी नहीं होता है कि उसे फंसा दिया गया है, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं सकते, हमारे सामने जो रिकॉर्ड है हमें वही करना पड़ेगा। तो हमारे लिए बड़ी कष्ट की चीज़ होती थी इस बात की। इसमें कभी मुझे प्राउड फील नहीं हुआ कि मैंने इसको जेल भेज दिया, उसको भेज दिया, क्योंकि एक्चुअली डिफॉल्टर्स होते थे और मुझे लगता था कि रियल डिफॉल्टर नहीं है। रियल डिफॉल्टर तो कोई लाला जो है आराम से तौंद फैलाए हुए गद्दी बैठा होगा, और वो कतई कहीं से भी वो नहीं है, उसको पनिशमेंट मिल ही नहीं पाया, ये तो किसी और को मिल गया है। तो प्रयास भी किया, जब मैं रिकवरी ऑफिसर रहा हूँ, मैं असिस्टेंट कलेक्टर रिकवरी रहा, जब आगरा में ही पोस्टिंग रही मेरी दोबारा फिर से, तो जब मैं असिस्टेंट कलेक्टर रिकवरी के तौर पे था तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को छानबीन की, और मैंने असली लोगों को पता लगाया कि असली डिफॉल्टर कौन है। कि ये है असली, पर भी शिकंजा कसा मैंने। बिजनौर में भी मैंने किया इस तरह से, उनको पकड़ा है मैंने, तमाम लोगों को। हालांकि उससे बड़ी मेरी दुश्मनी हो गई, काफ़ी लोगों ने पर्सनल एनिमिटी ले ली मुझसे, और उसका काफ़ी मुझे खामियाजा भी भुगतना पड़ा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो प्रभावशाली लोग थे काफ़ी, उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी। उस ज़माने में अमरमणि त्रिपाठी जो हैं, वो हुआ करते थे डिपार्टमेंट के मंत्री हुआ करते थे, उन तक लोगों की पहुंच थी। अमरमणि का नाम सभी लोग जानते हैं अब तो उन तक पहुंच थी, तो अब मेरी पहुंच तो थी नहीं उन तक। तो मैं सफ़र कर गया काफ़ी हद तक, बहुत सारी दिक्कतें हुई एनीवे। तो अच्छे मोमेंट्स कहने की बात हो रही है। आगरा में ज़रूर है अच्छे के साथ बुरे मोमेंट्स ये थे कि एक दीक्षित जी वकील थे। तकलीफ़ें दीक्षितों ने दी हैं सबसे ज़्यादा। दीक्षित जी वकील थे, उन्होंने बहुत कंप्लेंट्स की मेरी, बहुत कंप्लेंट, ज़रा-ज़रा सी बात पे कंप्लेंट। कम से कम जब मैं आगरा से चला हूँ, तो दीक्षित जी की कम से कम 12-14 कंप्लेंट्स थी जो मैं झेलता रहा बाद में। दम कुछ नहीं था उनमें, तो नतीजा कुछ नहीं निकला उनका, लेकिन वो तंग किया करते थे बहुत ज़्यादा।
फिर एक दीक्षित से पीछा छूटा, दूसरे मिल गए। वो मेरे बॉस थे गाजियाबाद में। उन्होंने मुझे इतना पेरा है गन्ने की तरह, और इतना ज़्यादा तंग किया है कि मुझे डायबिटीज़ और वो सब कुछ बहुत ह्यूमिलिएट करते थे। अब क्या करें, बात अच्छी बातों को करनी है, लेकिन बुरे लोग बीच में आ जाते हैं तो क्या करें, उनका स्मरण हो ही जाता है। तो उन्होंने भी भरपूर सताया जितना हो सकता था, जितना ज़्यादा से ज़्यादा। दैट वाज द हॉरिबल पीरियड ऑफ माय लाइफ। गाजियाबाद की पहली पोस्टिंग, हॉरिबल पीरियड ऑफ माय अंडर दैट दीक्षित। तो हॉरिबल पीरियड था वो। मेरे दोस्त के बड़े भाई थे वो, मेरे बहुत खास दोस्त के बड़े भाई थे। तो उन्होंने भरपूर तंग किया। उन्होंने कभी नहीं समझा इस बात को कि मेरा साथी जो अधिकारी है वो महाबेईमान है, और उसकी वजह से वो मुझे तंग करते थे, जबकि मुझे हवा भी नहीं होती थी कि वो कितनी बेईमानी कर डालता है, पता भी नहीं चलता था। मैं अपने नेचुरल जस्टिस में रहता था और उसका फायदा वो आदमी उठा जाता था। क्या कर सकते हैं, ये चीजें। सच बात यह है, तुम लोगों ने पूछा तो मैं बता रहा हूं, लेकिन सरकारी नौकरी मुझे प्रिय नहीं है कतई। मैं इसका तिल तिल पल पल एंजॉय नहीं कर पाया कभी। साहित्यिक टेस्ट का आदमी, संगीत प्रिय आदमी, तमाम सारे जिसकी रुचियां अभिरुचियां इस प्रकार की हों, वो सरकारी नौकरी को जरा कम पसंद कर पाता है, क्योंकि इसके अंदर बड़ी फॉर्मेलिटी है, इसके अंदर बहुत सारा बॉसिज्म है, बहुत सारी मक्खनबाजी है, तमाम बातें हैं, घूसखोरी भी है ही है बहुत सारी। अगर आप ना लो तो समस्या है, लो तो समस्याएं हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। खैर, मैं तो मजबूरी में गया था क्योंकि कोई जॉब नहीं था मेरे सामने। एक ही जॉब बचा था पीसीएस का, वही करना था, और बहुत ट्राई कर लिया, ऐसा नहीं ट्राई नहीं किया, वो तमाम ट्राई किया, इधर उधर डिफेंस मिनिस्ट्री में, फलानी जगह ढिमाकी जगह। मेरे टेस्ट के जॉब नहीं थे, मैं उतनी फ्लुएंट इंग्लिश उस समय बोल नहीं पाता था, तो बड़ी दिक्कत होती थी मुझे इंटरव्यू में। तो साउथ इंडियंस बाजी मार ले जाते थे, उन लोगों का सिलेक्शन हो जाए, और वैकेंसी बहुत कम आती थी। एक वैकेंसी होती थी, एक वैकेंसी पे 50-60 लोग इंटरव्यू देने आए होते थे साइंटिस्ट के में। मजबूरी होती थी, क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगता था कि मेरा होगा नहीं, इसमें नहीं हुआ। तो ऐसा होता है कि लाइफ में हम वहाँ भटक के पहुँच जाते हैं जहाँ पर पहुँचना नहीं चाहते हैं, तो वहाँ पहुँच गए। मेरे लिए तो आदर्श करियर ये है जो मैं आपके सामने बैठा हूँ, टीचिंग। टीचिंग मेरे लिए आइडियल करियर है। तो प्रशासन के बहुत अच्छे अनुभव यही है केवल, कि मेरे स्टाफ ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है। मेरे व्यापारियों ने जो मेरे क्षेत्र के थे, उन्होंने, इसलिए नहीं कि मैं उन्हें लाभ पहुंचाता था, इसलिए कि मैं उन्हें समझता था। मैंने उनका सर भी काट दूंगा अगर उनका, तो वो ऑफ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो गलती पे होंगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो वो ये जानते थे कि अब मेरी गलती है, ये अधिकारी ऐसा है कि मुझे छोड़ेगा नहीं, तो वो चुपचाप जुर्माना भरने के लिए तैयार हो जाते थे, और अप्रिशिएट करते थे कि चलो एक आध अधिकारी ऐसा आता है, ज़्यादातर तो होते नहीं है, ले दे के मामला सुलझ जाता है, चलो अब देना पड़ेगा जुर्माना तो देंगे, तो भुगतेंगे, देखा जाएगा। लेकिन मुझे सम्मान में कोई कमी नहीं दी कभी। लेकिन उस सम्मान को मैं एंजॉय नहीं कर पाया। इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि सम्मान के नाते व्यापारी जो आपको देना चाहता है, जो अधिकारी को, वो मैं लेना नहीं चाहता। वो आपको पार्टी करना चाहता है, आपको तमाम जगह सैर कराना चाहता है कि सर वहाँ घुमाइए, हमारी कोठी है वहाँ, सर वैष्णो देवी चले जाइए, हम अरेंजमेंट करा दें, तीर्थ स्थान, धार्मिक स्थान, जिसको जैसा शौक है, गोवा घूमना चाहो गोवा घुमाओ, स्विट्जरलैंड घूमना चाहो तो स्विट्जरलैंड घुमाओ, फलाना है जो भी चाहो। जिन लोगों को जैसा शौक है, कुछ अधिकारी थे उन्हें कैबरे देखने का शौक था, तो जो अर्धनग्न नृत्य होता है, जो डांस लड़कियां करती हैं, दिल्ली में हुआ करता था कभी किसी जमाने में, तो कुछ लोग तो व्यापारियों के सौजन्य से कैबरे देखने जाया करते थे। तो जो जैसा है, वो व्यापारी हर सुविधा उपलब्ध कराने को तैयार रहता है, मैं इसको सम्मान नहीं मानता। व्यापारी ये देखते हैं कि जो जिस नेचर का है उसको वो दो। मेरे पास व्यापारी आते भी थे तो बड़ी अच्छी-अच्छी पुस्तकें लेके आते थे, किताबें लेके आते थे कि सर आपके लिए लाए, वहाँ गए थे, वहाँ मैंने देखा, ये विश्वकोश है, ये एनसाइक्लोपीडिया फलाना। मैं जब पेमेंट करने को, सर ये तो गिफ्ट है, आपको जो मर्जी हो मेरे बच्चों को गिफ्ट दे दीजिए। एक व्यापारी कहते सर मेरे बच्चों को आप जो चाहे गिफ्ट दे दीजिए, आपका आशीर्वाद होगा। मैं कानपुर तक उनके बच्चों को बर्थडे पे गिफ्ट देता रहा, कानपुर चला गया था तब भी, उनके बच्चों के लिए पूछ के कि बताओ उसको क्या चाहिए, उसका बर्थडे आ रहा। तो ये तो म्यूचुअल एक मानवीय संबंध है। तो मानवीय संबंधों के नाते मुझे बहुत मिला, संबंध मिले, सम्मान मिला, रिस्पेक्ट मिली, और काफ़ी आज भी मिलती है। अगर उधर से निकल जाऊँ कभी भी तो आज भी मिलती है, जाना ही नहीं होता कभी कहीं। तो ये चीज़ ही मेन है।
खास बात ये है। दूसरी बात ये है कि आपको पावर का एहसास होता है, शक्ति का एहसास होता है, यू कैन डू एनीथिंग, जिसके लिए मैंने एडवेंचर्स बताए हैं, रेड बताई है, रेड कैसे पड़ती रही है, कैसे डाली जाती थी, किस तरह के सर्वेज हुआ करते थे, वो एडवेंचर्स मैंने अपने वीडियोस में इसी चैनल पर डाले हुए हैं, अगर देखेंगे तो मिल जाएंगे, वो सब है। तो अनुभव करिए, फील करिए, ये सब पावर तब आती है। एक्चुअली मैंने पावर को पावर की तरह नहीं फील किया कभी शुरुआत के सालों में। मैंने ये नहीं फील किया कि ये पावर है, मैं ये कर सकता हूँ। तो मुझे बताते थे लोग, ये तुला राशि की विशेषता है, तुला राशि को अपनी पावर नहीं पता होती। जो लिब्रांस होते हैं उन्हें पावर नहीं पता होती, उन्हें बताना पड़ता है कि आपकी ये पावर है, आप कर सकते हैं। तो वो पूछते हैं अच्छा हम कर सकते हैं। हनुमान जी तुला राशि के हैं। जब उनसे कहा जाता है को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारू, तब याद दिलाया जाता है बाल समय रवि भक्ष लियो। तब उन्हें याद, अच्छा अच्छा हम ये भी कर सकते हैं, ये लो अभी जाते हैं लंका कूद के, और कूद के आ जाते हैं। तुला राशि में शक्ति बहुत होती है, लेकिन उसकी शक्ति का एहसास दिलाना होता है कि आपके पास शक्ति है। तो जो लोग तुला राशि के हों वो जरा इस बात पर ध्यान दें कि अपने को मोटिवेट करने वाले को जरूर कहते रहें कि वो उन्हें मोटिवेट करें, क्योंकि वो मोटिवेशन उनका कर दो तो फिर उनसे ज्यादा, फिर चाबी लग गई तो स्टार्ट हो गए, फिर कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब तक चाबी नहीं लगी तो स्टार्ट नहीं होते हैं। ये खास बात है। तो आप लोग थोड़ा अपना को मोटिवेट रखिए। मेरे वीडियोस तो मोटिवेशन के होते ही हैं। इस चैनल के बहुत सी वीडियो मैंने डिलीट कर दी हैं और कुछ एपीएलएम चैनल मैंने अपलोड किए। कुछ लोगों ने कहा कि एपीएलएम उनको मिलता नहीं चैनल, उस चैनल का मैं लिंक भी डाल देता हूं, तो वो लिंक आप लोगों को कभी कभी ओपन नहीं होता। वैसे तो सिंपल सी बात है, आप शिखर आईएएस एकेडमी भी सर्च करते हैं तो भी आपको वीडियो मिल जाते हैं। लेकिन शिखर आईएएस एकेडमी के नाम से जो चैनल है मेरा, वो केवल जो है शिखर एकेडमी के क्लासेस उस पर अपलोड है, वो भी एक जमाने पहले के, अब मैं उसको चलाता नहीं हूँ। उस चैनल पे कुछ नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप सर्च करते हैं तो जरूर मेरे चेहरे वाले वीडियो जितने हैं वो सब एपीएलएम चैनल के। नीचे लिखा है हिंदी में आनंद प्रदीक्षित जीवन प्रबंधन, ये लिखा हुआ है। तो वो आनंद प्रदीक्षित जीवन प्रबंधन चैनल जो है उस पे इस समय 75 वीडियोस ज़्यादा हो गए हैं। तो उन वीडियोस को आप देखें, क्योंकि बहुत सारे वीडियो डिलीट हो गए हैं और उसी टॉपिक के वीडियो इसमें आ रहे हैं अब। तो आपके जीवन प्रबंधन के लिए ज़रूरी है, सर्च कर लें, कैपिटल में एपीएलएम लिखें इस पर यूट्यूब के कमेंट्स में, कमेंट्स में नहीं सॉरी, उसमें सर्च में, और वो मिल जाएगा चैनल आपको। सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजा बजा दीजिए, बगल में दबा दीजिए, आपको पता चलता रहेगा। डेली दो तीन वीडियोस अपलोड हो जाते हैं, उनको देखिए। अधिकारी बन के बड़ा अच्छा एहसास होता है, और उस एहसास के लिए आप अधिकारी बनिए। ऐसा एहसास आपको बड़े से बड़े व्यापारी बन के नहीं मिलेगा, बड़े से बड़े आपको खिलाड़ी बन के नहीं मिलेगा, बड़े से बड़े कलाकार बन के नहीं मिलेगा। अधिकारी बन के एक अद्भुत एहसास होता है, मैंने महसूस किया है। एंजॉय नहीं किया, लेकिन मैंने महसूस किया। एंजॉय इसलिए नहीं किया, वो मेरा फील्ड नहीं है एक्चुअली। आई नेवर लाइक गवर्नमेंट सर्विस। मुझे किसी के अंडर में रहना पसंद नहीं, सीधी बात ये। मैं कई बार बता भी चुका हूं कि मैं डेस्पोट नेचर का हूं, तानाशाह नेचर का हूं, क्योंकि मैं सेल्फ कंट्रोल्ड व्यक्ति हूं। मुझे कंट्रोल करने के लिए कभी पिता की आवश्यकता नहीं पड़ी कि पिताजी को कहना पड़ा हो कि ऐसा करो। मैं वही करता था जो वो चाहते थे। तो मैं सेल्फ कंट्रोल्ड हूँ, मैं किसी के लिए अनावश्यक न बोलता हूँ, न किसी की बात करता हूँ। अगर मैं इस चैनल पर कभी उन लोगों की आलोचना करता हूँ जो फेल हैं लेकिन कोचिंग चला रहे हैं, तो केवल इसलिए कि तुम लोग ठगे ना जाओ, क्योंकि जिससे कि मैं केवल तुम्हारे हित में बात करता हूँ, और इसलिए तुम्हें सतर्क करता हूँ। मैं आलोचना, मुझे क्या पड़ी किसी की आलोचना करके। तो खास बात यही है। ये बात अगर इसीलिए की जाती है केवल, कई बार लोग जल भून के कह भी देते हैं कि आप अपनी बात करिए, दूसरे की बात क्यों करते हैं। भाई क्यों ना करें दूसरे की बात, जब दूसरा बाजार में बैठा है लूटने के लिए और ठग रहा है सरासर, तो बताऊंगा अपने बच्चों को, जिन्हें मैं बिल्कुल बेटे बेटी के समान मानता हूं, तो उनको तो मैं बताऊंगा कि अगले से सावधान, कभी खुद पास हुआ नहीं है और ऊपर से बता रहा है बड़ा एम्पावर्ड है, बड़ा भारी क्वालिटी वाला है, बड़ा क्वालिफाइड है, अपने को अपने फेलियर को सक्सेस बता रहा है। उससे सावधान रहिए। वो खुद नहीं जहां तक पहुंच पाया, आपको कहां से पहुंचा देगा। तब मुझे कहना पड़ता है, अदरवाइज मुझे क्या मतलब किसी की आलोचना करने से, क्या करूं मैं। और किसी किसी की भी आलोचना करते आप मत सुनिए। कोई चैनल पर आपको गलत बता रहा होगा कि आईएएस के इंटरव्यू में ये पूछा गया, झूठ बोल रहा होगा, मैं आलोचना करूंगा, जरूर जरूर करूंगा, आपके इंटरेस्ट में करूंगा, अपने व्यूअर के इंटरेस्ट में। मुझे कौन सा फर्क पड़ रहा है, मेरा तो उसकी कोई बराबरी नहीं है। मेरे चैनल पे कुल 30,000 सब्सक्राइबर, उसके चैनल पे जो है 2.5 लाख सब्सक्राइबर, उसको तो करोड़ों रुपया मिल रहा है यूट्यूब से अकेले से। मेरी उसकी क्या बराबरी है, मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा। तो कोई बराबरी नहीं है। बराबरी होती तो मैं उससे जेलस हूं। आदमी बराबर वाले से जेलस होता है। वो तो भाई बड़ा महान है, बहुत ऊंचा है, मैं तो उसके सामने बहुत तुच्छ हूं, कुछ हूं ही नहीं। वो तो अंधाधुंध पैसा कमा के डाल दे रहा है मूर्खों के बल पर, क्योंकि जितने मूर्ख उसके वीडियोस देखते हैं, मूर्ख मूर्ख हैं और क्या हैं।
जिनको ये तमीज़ नहीं है कि आईएएस के इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा कि आपकी माँ वेश्या थी, कि आपकी बहन जो है वो आपकी बहन के साथ में भाग जाऊं तो आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन डाल रहे हैं लोग बाग। ये इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चन है। जिनको इतनी भी तमीज नहीं है तो वो मूर्ख नहीं तो क्या हुए, कि जो ऐसे वीडियोस देख के उनको लाइक कर रहे हैं, तो क्या कहा जा सकता है। तो उन मूर्खों के सामने तो मैं कुछ नहीं हूं, बहुत तुच्छ हूं बिल्कुल ही। वो मूर्ख तो बहुत महान है, उनसे मेरी कोई बराबरी नहीं है। इसलिए कहना पड़ता है। तो सो दैट आई नेवर एंजॉयड गवर्नमेंट सर्विस, और मैं कोशिश में था कि कब मैं इसको छोड़ूं, कब मैं भागूं इसको छोड़ के। तो जब मेरा टारगेट था कि 5-6 सब्जेक्ट से एमए तो कर ही लूं कम से कम, तब छोड़ूंगा। जब कर लिया, पीएचडी वीएचडी होने लगी, रिसर्च पेपर छपने लगे, सारा काम जब हो गया तो मन आया छोड़ दिया। मनमौजी हूं, जो मन आया छोड़ दिया। किसी दिन मन आया तो ये भी छोड़ दूंगा। कुछ लोग तो बड़े खुश हो जाएंगे, बड़ा बढ़िया। जिस दिन मौज आई उस दिन ये भी छोड़ दूंगा। मौज की बात है, मैं रहने वाला हूं मौज में। जिस दिन मेरा मन लग गया ध्यान में, पूजन में ज्यादा, और मेडिटेशन में, बस उस दिन फिर वीडियो के लिए टाइम नहीं मेरे पास। क्योंकि मैं इससे कोई ना पब्लिसिटी कर रहा हूं, मेरी कोचिंग की जो सीट्स हैं लगभग भरी हुई हैं, मैं पब्लिसिटी तो कर नहीं रहा। जब पब्लिसिटी नहीं कर रहा, और अगर ये काम मेरे मेडिटेशन में, मेरे ईश्वर से मिलने मुझे बाधा लगेगा, देन आई विल स्टॉप। एपीएलएम चैनल भले कुछ बताता रहूं, जब मैं देख लूंगा कि इस पर बताने से कोई लाभ नहीं हो रहा, क्योंकि तुम लोग सिवाय जय गुरु जी करने को और कुछ नहीं कर रहे हो, कोई थॉट नहीं डेवलप कर रहे, किताबें नहीं पढ़ रहे, किताबों से कोई थॉट नहीं जनरेट कर रहे, कोई अच्छे क्वेश्चन नहीं कर रहे। वो तो गनीमत है, कुछ लोग अच्छे क्वेश्चन करते हैं, तो मैं इस चैनल पे बरकरार हूं, वरना किसके लिए। कस्मई देवाय हविषा विधेम, किसके लिए। मेरे पास एवेन्यूज बहुत हैं, बहुत एवेन्यूज हैं, मुझे चिंता नहीं है। आईएएस पीसीएस छोड़ के मैं एपीएलएम मैंने इसीलिए खोला। एपीएलएम चैनल पे जीवन प्रबंधन कर रहा हूं, तो उसके भी व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। मेरे पास इस संबंध में कोई समस्या नहीं है कि ये नहीं तो क्या। जिसके साथ में, जिसके ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसो पावे, उसे काहे की दिक्कत है, कौन सी समस्या है। इसलिए भाई, तुम लोगों से, बच्चों से मैं यही कह रहा हूँ, थोड़े मैच्योर हो जाओ, अच्छे प्रश्न करो तो मैं भी अच्छे वीडियो डालूं। जब मैं अच्छे डालता हूं तो आप देखते नहीं हो। ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव के नाम से इतने घबरा गए कि लोगों ने वीडियो नहीं देखा। अरे यही तो चीज है जो बुक्स में नहीं है। लक्ष्मीकांत की बुक पलट लो, कहीं नहीं है। फड़िया की बुक पलट लो, कहीं नहीं। मैं तुम्हें समझा रहा हूं, दिखा रहा हूं, तो तुम देख नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे। प्रशासनिक विधि के ऊपर जो वीडियो है, नहीं देखते। मेरे बताने से आपने सब्जेक्ट भी पब्लिकेट नहीं उचित समझा लेना, ये आपके अभी समझ में नहीं आ रहा, देर सवेर आएगा। जब आएगा तो कहीं देर ना हो जाए। जो लोग पब्लिक एड आज लिए हुए हैं, अगर सब्जेक्ट खत्म हो भी गए तो उन्हें कोई नुकसान नहीं। लेकिन जो लोग लोक प्रशासन नहीं लिए हुए, अगर सब्जेक्ट खत्म हो गए तो वो धड़ाम से नीचे गिरेंगे आके जमीन में। क्योंकि ये जो मेरे वीडियो को आप नोट करके रखिए, स्टैम्प पेपर वाली बात है एकदम, कि जिस दिन दोनों सब्जेक्ट खत्म हो गए तो टोटल पेपर 8-10 पेपर हो जाएंगे, जो 9 होते हैं शायद 10 हो जाएं। और इनमें सब कुछ जो आएगा वो प्रशासन से रिलेटेड ही आएगा। विधि और प्रशासन, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यही पूछा जाएगा। जा रहे हो प्रशासन में पढ़ना चाहते हो, हिंदी लिटरेचर और इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट और कॉमर्स और फलाना ढिमाक का, गलती है, नहीं मानोगे तो क्या कर सकते हैं। कोई लॉजिक वॉजिक मैं नहीं बता रहा, मैं सीधी बात कर रहा हूं, जो है रियलिटी वही है। नहीं समझ में आता है तो आगे समझ में आएगा। कभी कोई, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, किसी से कहा जाए देखो वो हथौड़ा गिर रहा ऊपर सर पे, हटो 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 किनारे। अरे कहाँ गिर रहा है हथौड़ा, कहीं नहीं, ओ ये लगा के धड़ाम, तब पता लगता है कि ये तो लग गया। ये हथौड़ा मुझे दिख रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा। 4 कमीशन की रिपोर्टें आ चुकी हैं, सरकार प्रतिबद्ध है, कोचिंग वालों के दबाव में आके नहीं कर रही है, केवल लोक सेवा आयोग किसी दबाव में है। नहीं तो सब्जेक्ट कब के खत्म हो जाना चाहिए। सब्जेक्ट खत्म होते ही मुर्खी जी नगर से उड़ जाएंगे तमाम, क्योंकि वो चलते हैं खाली सब्जेक्ट के बल पर, उड़ जाएंगे। समस्या ये है और कुछ नहीं है। तो लोक सेवा आयोग उनके ऊपर मेहरबानी किए हुए, चलो एक सब्जेक्ट तो रखे हुए, और वो सब्जेक्ट अगर आप लोक प्रशासन लेते हैं तो आपको डेफिनेटली उससे लाभ होता है। प्रशासन करने जा रहे हो, प्रशासन पढ़ो,
सीधी सादी बात है, कठिन थोड़ी ये सब्जेक्ट, बड़ा आसान है। इससे बढ़िया क्या सब्जेक्ट होगा जिसके पास अपना कोई विषय ही नहीं है। कुछ सिद्धांत मैनेजमेंट के हैं, कुछ पॉलिटिकल साइंस के हैं, कुछ साइकोलॉजी के हैं, मोटिवेशन वगैरह, ये सब है। अपना खुद का तो बहुत थोड़ा सा है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में देख लो तो क्या है, पंचायती राज के 4 चैप्टर में तो पंचायती राज रखा हुआ है, 4 जगह कलेक्टर रखा, उसके ऊपर मैटर तक नहीं है बेचारों के पास। कलेक्टर की बदलती भूमिका किस किताब में सही लिखी हुई है बताइए? कौन सी बदलती भूमिका, किसी को पता तक नहीं है कलेक्टर की भूमिका क्या है। मैं रहा हूं ट्रेजरी ऑफिसर, कलेक्टर का दाहिना हाथ रहता है ट्रेजरी ऑफिसर, फाइनेंस सारा टीओ देखता है, बिना टीओ के सिग्नेचर कलेक्टर की सिग्नेचर नहीं होता। मुझे पता है कलेक्टर की भूमिका क्या है, किताबों में तो लिखा नहीं है ये कलेक्टर की बदलती भूमिका। इससे आसान सब्जेक्ट क्या होगा जब दूसरों को नहीं पता और आपको बताने के लिए मैं हूं यहां पर, जिसका खुद का अनुभव है। मेरा बताना सुन नहीं रहे, सुनोगे उनको जो चौक डस्टर लेके ठीक है ना अपना चल रहा है, उन्हें कुछ पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मस्ती है, ठीक है ना करते रहो, बस जाओ आराम से। मेरे वीडियोस में तुमको क्वालिटी के वीडियो में अपलोड करता हूं, वो तुम देखना नहीं चाहते। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि जब मैं क्वालिटी वीडियो अपलोड करूं तो मुझसे चाहते हो अगर कि क्वालिटी वीडियो अपलोड हो तो उन पर सार्थक रूप से कमेंट करिए, अच्छे प्रश्न पूछिए, इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछिए, शो दैट यू आर आईएएस एस्पिरेंट। डोंट शो दैट यू आर वन ऑफ द, मैं क्या कहूं, कुछ शब्द अच्छा नहीं लगता कहने में, ऐसा शो मत करिए। ये बच्चों के लिए करियर नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। थैंक यू वेरी मच, बी मैच्योर।